ये क्लासें शेयर भी करें और ख़ुद भी देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज के अपनी इस क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा है कि श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पांचवा अनुत्तरित प्रश्न के रूप में होता है। तो पहला है प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो साथियों यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया है कि श्याम को गाड़ी नहीं मिली, इसका कारण आगे बताया गया है क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है और क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपका कारण सूचक क्रिया विशेषण है। इसमें कौन सा है? इसमें आपका कारण सूचक क्रिया विशेषण है वो प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो कार्य है उसमें नहीं होने का कारण भी इसमें बताया गया है। तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है वो हो जाएगा इस वाक्य में। यदि अपनी बात करें, एक तो ये क्योंकि शब्द आपके सामने यहाँ पर आया है, एक आता है इसलिए शब्द भी आता है कई बार। तो इसलिए शब्द भी यदि जुड़ा हुआ हो तो वो भी आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत कारण सूचक वाक्य होता है। एक आपका आता है जो शब्द आता है कई बार वाक्य में। यदि जो शब्द आपके वाक्य में दिया गया हो तो वो आपका विशेषण से संबंधित उपवाक्य होता है। और एक आता है की शब्द आता है कई बार वाक्य में, जैसे कि एक उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो उसमें जो बीच में की आता है ये आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। तो क्यों किया गया, इसलिए आ गया, तो ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत हो गया और क्रिया विशेषण में भी कारण सूचक हो गया। एक आपके जो आता है वाक्य के अंतर्गत है वो होता है आपका विशेषण उपवाक्य, और एक आता है बीच में की, तो वो क्या कौन सा होता है? आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिया है कि यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है? तो साथियों यह जो आपका वाक्य है वो है संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि शब्द किसी वाक्य में आता है यदि और तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य आपका होता है अर्थ के आधार पर। और यदि बात करें अपने रचना के आधार पर, जो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो यहाँ पर देखें तो ये जो संकेतवाचक वाक्य है ये अक्सर आपका मिश्र वाक्य की श्रेणी में भी जाता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा संकेतवाचक। जबकि 3 यहाँ पर जो नाम आपके दिए गए हैं, निषेधवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है साथियों, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3, जिसमें एक होता है साधारण, एक होता है संयुक्त और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य वाला उदाहरण है वो अलग करना है, वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। नेक्स्ट वाक्य है, मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी बातें सुनने लगा। आप सब प्रकार से समर्थ है, आप इस काम को कर सकते हैं। और चौथा वाक्य है, या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए। तो साथियों यहाँ पर जो आपका मिश्र वाक्य है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर मिश्र वाक्य के रूप में हो जाएगा। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, यानी ये जो पहला वाक्य है इसके ऊपर आश्रित जो दूसरा वाक्य है मैंने सब देख लिया। और बाकी जो तीनों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं वो तीनों के तीनों आपके संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। और यदि यहाँ पर बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें देखिए जो आया है, और यदि आपको पूछे कि ये विशेषण वाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है तो ये जो के चलते यहाँ पर आपका विशेषण उपवाक्य भी हो जाएगा और मिश्र वाक्य आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अशुद्ध वाक्य है, यानी 3 यहाँ पर शुद्ध दिए गए हैं और जो अशुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ,
हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो है आपका मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये आपका शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिए गए हैं। जैसे कि ऊपर लिखा है उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। तो देखिए संकल्प हमेशा किया जाता है न कि लिया जाता है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। और जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये भी आपका शुद्ध है। तो 2 नंबर विकल्प में जो आपका वाक्य लिखा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है शुद्ध वाक्य। अभी आपको अशुद्ध पूछा गया था, इसमें पूछा है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी 3 वाक्य है वो अशुद्ध है और एक जो शुद्ध है वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, नौजवानों को आगे आना चाहिए। इसके बाद फिर क्या हुआ? और नेक्स्ट है वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो 3 शुद्ध है एक शुद्ध है उसको अपने अलग करते हैं। तो इसमें यदि देखें तो 2 नंबर विकल्प नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये वाक्य आपका पूरी तरह से शुद्ध वाक्य दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो तीनों वाक्य हैं उनमें क्या अशुद्धि है वो देखते हैं। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो देखिए साथियों विंध्याचल में आपका विद्याधन अंचल है और इसमें अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो इसमें भी पर्वत आ गया आपका और इधर भी पर्वत लिखा है, तो ये वाक्य आपका अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध वाक्य बनता है विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। यहाँ पर पर्वत का प्रयोग है वो 2 बार नहीं होगा, तो इसको अपने हटा देते हैं। और या फिर इसको आप कर सकते हैं कि विंध्य पर्वत है वो हिमालय से प्राचीन है, उस दृष्टि से भी आपका ये शुद्ध होगा। लेकिन 2 बार यहाँ पर पर्वत शब्द का प्रयोग अपने नहीं करेंगे। इसके बाद में लिखा है तीसरे विकल्प में इसके बाद फिर क्या हुआ। यहाँ पर देखिए इसके बाद और फिर आ गया, तो दोनों ही क्या है एक ही अर्थ देते हैं, तो इसके चलते ये आपका अशुद्ध हो गया। तो इसका शुद्ध क्या होगा? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। या फिर हो जाएगा आपका इसमें शुद्ध फिर क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद और फिर है वो दोनों एक अर्थ देते हैं, तो इनमें दोनों में से आपको एक का ही प्रयोग करना है, तब आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला विकल्प है वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो देखिए सचिवालय क्या है, कार्यालय ही तो है, और यहाँ पर कार्यालय का फिर से प्रयोग कर दिया, तो इसके चलते ये अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध होगा वह सचिवालय में लिपिक है। तो इसमें आप कार्यालय को अलग कर सकते हैं, वह सचिवालय में लिपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उससे पहले आपसे निवेदन की क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है, क्लास के बारे में आप कमेंट के माध्यम से फीडबैक है वो अपना अवश्य देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा है अशुद्ध वाक्य है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आजकल वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। संधि समास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें आपको पूछा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी 3 शुद्ध है और जो अशुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। यहाँ पर यदि आपके सामने लिखे कि जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसमें लिखा है जज ने उसे मृत्युदंड दिया, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट ऑप्शन है तुम वापस लौट जाओ, यही वाक्य आपका यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। तो देखिए इसमें तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वापस और लौट जाओ ये दोनों ही क्या है आपके एक समान अर्थ दे रहे हैं, तो इसके चलते ये वाक्य आपका अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध वाक्य किस प्रकार से होगा? वो होगा तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपको वापस और लौट जाओ इन दोनों का बार बार प्रयोग है वो नहीं करना है, दोनों एक अर्थ देते हैं। या फिर इसका एक और दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाता है कि तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ, ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट वाक्य में लिखा है मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। यदि इसको आपके सामने लिखे कि मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, तो वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प में आपका तुम वापस लौट जाओ, ये वाला वाक्य अशुद्ध है। बाकी तीनों यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, यानी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। तो इसमें उद्देश्य तो आपका एक तरह से कर्ता होता है और विधेय होता है जो कर्ता के बारे में जो बात है वो कही जाती है, उसको विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य का जो विस्तार है वो आपका विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता। तो उद्देश्य में साथियों संज्ञा प्रयुक्त होती है, सर्वनाम प्रयुक्त होता है, विशेषण प्रयुक्त होता है, जबकि क्रिया विशेषण का प्रयोग है वो उद्देश्य में नहीं किया जाता। तो यही आपका राइट आंसर है वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, यानी तीन यहाँ पर शुद्ध दिए गए हैं और जो अशुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखते हैं इसमें, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, वे इसे न समझ सकते हैं और न बोल सकते हैं, यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। तो साथियों यहाँ पर जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो है 1 नंबर ऑप्शन। किस प्रकार से अशुद्ध है कि जो पुस्तक है वो विद्वतापूर्ण नहीं विद्वतापूर्वक होगी। पुस्तक है वो विद्वतापूर्वक लिखी गई, इसमें आपका आएगा विद्वतापूर्वक लिखी गई। इस प्रकार से जो शब्द आएगा वो आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य के रूप में आएगा। बाकी तीनों वाक्य यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल शुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 3 अशुद्ध है और जो शुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर, देश में सर्वत्र शांति है, यह पत्र आपके अनुसार है, एकमात्र 2 उपाय है, वह उदास चेहरे से चल दिए। तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो आपका 1 नंबर ऑप्शन, देश में सर्वत्र शांति है। यह अधिकरण कारक से संबंधित ये वाक्य है, देश में सर्वत्र शांति है। अब ये 2 नंबर विकल्प में अशुद्ध किस प्रकार से हैं? यह पत्र आपके अनुसार नहीं होगा, ये पत्र आपके अनुरूप है, तब शुद्ध होगा। यहाँ पर आपका अनुरूप शब्द आएगा। इसके बाद में है एकमात्र 2 उपाय है, एकमात्र भी दे दिया और यहाँ पर 2 भी दे दिया, तो ये दोनों एक तरह से विपरीत भाव वाले शब्द हो गए। तो ये होगा एकमात्र उपाय है शुद्ध के रूप में, या फिर मात्र 2 उपाय है। इसको आप या तो ऐसे लिखें, एकमात्र उपाय है, ये शुद्ध होगा, या फिर हो जाएगा मात्र 2 उपाय है, मात्र 2 उपाय है। एक मात्र के साथ में 2 यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट विकल्प है वह उदास चेहरे से चल दिए। यहाँ पर तो वह लिखा है और आगे बहुवचन के रूप में दिए लिखा है, तो इसका सही हो जाएगा वे उदास चेहरे से चल दिए। यहाँ पर हो जाएगा वे उदास चेहरे से चल दिए। इस प्रकार से आपका शुद्ध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास के बारे में आपको अपना फीडबैक है वो अवश्य देना है कि क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही हैं, और अपने साथियों को आप शेयर भी करें, और जो साथी पहली बार चैनल पर क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य दिया गया है? यहाँ पर आपको पूछा है शुद्ध वाक्य, यानी 3 अशुद्ध है और जो शुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए, कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, वह नदी में पानी भरने गई है, वह कुर्ता डालकर चला गया है। वह कुर्ता डालकर गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य है वो है इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है। ये वाक्य आपका पूरी तरह से शुद्ध दिया गया है और आपका यही राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए 1 नंबर विकल्प में यहाँ पर क्या अशुद्धि है? कई स्थलों में ऐसा बताया गया है। यहाँ पर में का प्रयोग है वो नहीं होगा, यहाँ पर होगा पर का प्रयोग। कई स्थलों पर ऐसा बताया गया है, तब जाकर के ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, वह नदी में पानी भरने गई है, तो यहाँ पर में का प्रयोग नहीं होगा, वह नदी से पानी भरने गई है, तो यहाँ पर आपका से का प्रयोग होगा और ये अपदान तत्पुरुष से संबंधित ये आपका वाक्य रहेगा। चौथा विकल्प है वह कुर्ता डालकर गया है, तो वह कुर्ता डालकर नहीं, वह कुर्ता पहनकर गया है। यहाँ पर आएगा आपका पहनकर, तब जाकर के ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध है, जो शुद्ध वाक्य है वो अपने देखते हैं। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। घर में कैसा वातावरण है? वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसमें पूछा है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य नहीं है वो है आपका पहला विकल्प। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। देखिए यहाँ पर कहकर भी आ गया और पुकारना भी आ गया, तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, इसको दंगा कहना अनुचित है, या फिर हो जाएगा इसको दंगा पुकारना अनुचित है। उस दृष्टि से ये शुद्ध हो जाएंगे। चौथा, इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है, घर में कैसा वातावरण है, ये आपका शुद्ध है। और वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, ये भी आपका शुद्ध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी आपका शुद्ध है। ये जो आपका वाक्य है, चौथा वाक्य, ये अभी हाल ही में 2nd ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी विषय में, वहाँ पर ये पूछा गया था। तो मैं आपको कहता हूँ कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होगा। यानी ये जो आपके सामने वाक्य दिया गया है, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह है वो आना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसके अंत में पूर्ण विराम आना चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अंत में यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम अपने इस प्रकार से लगाते हैं, ये यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। आश्चर्य की स्थिति में विस्मय सूचक चिन्ह आता है। और यदि प्रश्नवाचक कोई वाक्य हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लाघव चिन्ह यानी किसी चीज़ को अपने शॉर्ट के रूप में लिखते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर के अपने लगाते हैं, तो ये आपका लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग है वो नहीं किया गया है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, कैसा बेहुदा आदमी है, देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया, वे नदी नाले पार करते चले, वह उसने तो मुझे अच्छा धोखा दिया। तो साथियों, यहाँ पर समुचित वाक्य विराम चिन्ह का प्रयोग 1 नंबर ऑप्शन में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है 2 जगह, ये प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में नहीं आया है, ये आपका यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य के रूप में आया है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपका ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो लगेगा, न कि प्रश्नवाचक लगेगा। बाकी तीनों वाक्य में आपके जो विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं वो बिल्कुल सही प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग में असंगत कथन आपको बताना है। यानी एक बात है यहाँ पर जो गलत लिखी गई है वो आपको अलग करनी है। किसके संबंध में? निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में। तो देखिए इसमें देखते हैं कौन सी बात है वो असंगत है। बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए बिल्कुल सही बात है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अपने पर जो है करते हैं। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से लगता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह है वो इससे थोड़ा छोटा होता है। किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने के संबंध में बिल्कुल किया जाता है। किसी वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, तो साथियों यहाँ पर पश्चात लिखा है, ये आपका गलत है, क्योंकि निर्देशक जो चिन्ह है वो किसी वाक्यों को उद्धृत करने के पूर्व लिखा जाता है, न कि पश्चात लिखा जाता है। तो यहाँ पर पूर्व होता तो ये शुद्ध हो जाता, जबकि यहाँ पर पश्चात लिखा है तो इसके चलते ये असंगत हो गया। 4 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, जो कई शब्द जोड़े से आते हैं, जैसे कि अपने लिखते हैं माता पिता, माता पिता, और इसके आगे अपने लिखें भाई बहन, भाई बहन। तो यहाँ पर ये जो आपका विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? अपने अलप विराम कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि जब कई शब्द जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अलप विराम का प्रयोग है वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो साथियों, इसका निकटतम अर्थ हो जाएगा आपका दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। मुहावरों के क्वेश्चन आजकल अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्ति, तो इनको आप अच्छी तरह से
पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ये तो काफ़ी आसान है। तो नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना। 2 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो गर्दन उठाना यानी विरोध करना। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग है वो किया जाता है। किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग अपने करते हैं। तो इसके लिए साथियों अपने कोष्टक का प्रयोग है वो करते हैं। इस प्रकार से कोई शब्द है वो विशेष रूप से किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका शब्द आ जाता है उसके बारे में यदि अपने कोई अर्थ बताएं तो वो है वो कोष्टक के अंतर्गत है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुहावरे से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओ 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हर तरह से लाभ ही लाभ होना। 2 नंबर विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखाई देवें। यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। लोकोक्ति दी गई है एक तरफ है और एक तरफ उसके अर्थ की दृष्टि से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। भूख में गुल्लर पकवान, इसका अर्थ दिया है भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। तीसरा है भूखे सियार को सीधा मेवा, तो यहाँ पर लिखा है भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। चौथा विकल्प है भूखा सिंह ने तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम है वो नहीं करता। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर विकल्प है ये आपका यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। भूखा सो रूखा यानी भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, ये बात यहाँ पर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का अपना ये अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे फिर से मुहावरा पूछा गया है, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा साथियों दुख सहते सहते तंग आ जाना। ये आपका यहाँ पर इसका कलेजा पक जाने का निकटतम अर्थ है वो रहेगा। तो साथियों ये थी क्लास के बारे में आप अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक है वो अवश्य देवें, और लगातार अपने चैनल से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का व्याख्या सहित सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े रहें। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।